हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई पर निरंतर बने हुए होंगे। चलिए अपनी पढ़ाई को और जोर देने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ अपने आरबीएसई 2020 का जो संस्करण चल रहा है कक्षा 5 का भाग 2, उसके जो अपने पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक्स हैं वो देखिए। फ्रेंड्स, अपन इससे पहले इसके 6 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। गंदा पानी फैलाए रोग, पानी से खेलें, खाने से पचने तक, जब चाहें तब खाएं, हमारे गौरव और अपना जिला। आज अपन पढ़ने वाले हैं तरह के घर और जब आई आपदा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज वाली वीडियो को अच्छे ध्यान से देखिए क्योंकि आपके पर्यावरण अध्ययन के लिए जो रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज का अपना शुरू करते हैं पाठ 18 तरह तरह के घर। इसमें क्या है, अपने आसपास के मकानों को देखो। कुछ मकान कच्चे तो कुछ पक्के होंगे, कुछ मकान एक मंजिला तो कुछ बहुमंजिले होंगे। इन मकान को बनाने में कई प्रकार की सामग्री की आवश्यकता रहती है। कई मकान मोहल्लों की तरह बड़े आकर्षक बनाए जाते हैं। ये सोचने के लिए बताया गया है कि आपके मकान में हवा रोशनी कहाँ से आती है। ये बच्चों की चीज़ें हैं, आपके काम की नहीं है। मकान कच्चा या पक्का कैसा भी हो, उसमें शुद्ध हवा व रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलती रहनी चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। अपने विद्यालय का भवन देखिए, उसमें दरवाजे व खिड़कियां आमने सामने होंगी, जिससे रोशनी का साथ साथ शुद्ध हवा व आवागमन होता रहता है। ये बच्चों की जनरल सी बात बताई गई है। ये अपने कुछ मकान दिए गए हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र के मकान कैसे होते हैं, झोपड़ी बना रखी ना, मिट्टी के मकान है, ऊपर जो है वो पानी की वो छान बना रखी है, उसकी छत बना रखी है। इससे क्या होता है, रेगिस्तान में जो धूप और टेम्परेचर ज़्यादा होता है उससे इस मकानों में रहने वालों को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि जो मिट्टी है वो कुछ अलग होती है ना ताप की। हाँ, तो इसलिए जो ये मकान है ये ठंडे रहते हैं। आगे है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान जो सरकार बना कर देती है, वो कैसे एक जगह एक साथ ही कितने मकान एक जैसे होते हैं वो। नेक्स्ट है बहुमंजिला मकान, जो जगह की कमी होती है वहाँ पर बहुमंजिला मकान बनाए जाते हैं। ये कुछ मकानों की आपको पिक्स दिखाई हुई है, बताया गया है कि तरह तरह के मकान होते हैं। अब देखिए आगे इसमें बताया गया है कि ये मकान निर्माण करते कारीगर और श्रमिक दिखाए गए हैं। इसमें थोड़ा सोचने के लिए बताया गया है कि आपके मकानों की छत कवेलू, खपरेल और बांस की बनी होती है। इन मकानों में रहने वालों को क्या सुविधा रहती है। रेगिस्तानी इलाकों में धूल भरी आंधियां चलती हैं, ऐसे में ढालू छतें किस प्रकार मदद करती हैं। ये कॉमन सी बातें बताई गई हैं बच्चों के लिए सोचने के लिए। आगे देखिए अपने कि जिन स्थानों पर पत्थर आसानी से मिल जाते हैं वहाँ मकान की दीवारें व छतें भी पत्थर की बनाई जाती हैं। जहाँ पत्थर नहीं मिलते वहाँ मिट्टी व ईंटों की दीवारें बनाई जाती हैं। आजकल लोहे के सरियों के ढांचे में सीमेंट व कंक्रीट डालकर भी छतें बनाई जाती हैं, जिसे आरसीसी की छत कहते हैं। जंगलों के आसपास व पहाड़ी इलाकों में पेड़ पौधे अधिक होने से मकान बनाने में लकड़ियों का अधिक उपयोग होता है। अब ये तो जनरल सी बात बताई गई है कि जिस इलाके में जिस चीज़ की अधिकता है वहाँ के मकान उसी अनुसार बनते हैं। मतलब जंगलों के पास वाले मकान होंगे तो उनमें लकड़ी की अधिकता होगी, तो वहाँ पर लकड़ियों से बनेंगे। वहाँ के जो मकान हैं उनकी छतें, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियों का प्रयोग किया जाएगा। कोई पहाड़ी इलाके में है तो वहाँ पर अधिकतर मकान पत्थरों से बने हैं, क्योंकि वहाँ पर पत्थरों की अधिकता है। तो ऐसे ही आपको बस ये बताया गया है कि जिस इलाके में जिस चीज़ की अधिकता होती है वहाँ के मकान उसी अनुसार बनाए जाते हैं। आगे देखिए कि आजकल कुछ लोग रोजगार के लिए गाँव से शहर की ओर पलायन करते हैं, जिससे शहरों में जमीन कम और लोग अधिक हो जाते हैं। लेकिन रहने के मकान सभी को चाहिए, अतः मकान पास पास बनाए जाते हैं। इसी कारण बड़े शहरों में बहुमंजिला मकान भी बनाने पड़ते हैं। दिए गए चित्र में बहुमंजिला मकान भी दिखाया गया है। इसमें मकान की छत एक ही होती है। इसी प्रकार सीढ़ियाँ और लिफ्ट का उपयोग सामूहिक रूप से किया जाता है। ये आपको बताया गया है कि जो आजकल के मकान है वो कैसे होते हैं, क्योंकि जगह की कमी होती जा रही है और जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो जगह कम है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, बहुमंजिली मकान बनाने लग गए हैं। पहले जगह की कमी नहीं थी तो लोग खुले मकान बनाया करते थे, लेकिन आजकल जगह की कमी है तो बहुमंजिली मकान सब जगह बनने लगे हैं। आगे देखिए कि सभी सुविधाओं से युक्त मकान बनाने के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। लोग मकान अपनी आवश्यकता एवं क्षमता अनुसार बनाते हैं, तभी तो कुछ मकान छोटे बड़े तो कुछ कच्चे पक्के होते हैं। सरकार द्वारा भी सुविधा युक्त मकान बनाकर दिए गए हैं, जिसका भुगतान हमें छोटी छोटी किस्तों में करना होता है। इस प्रकार सभी को अपनी आवश्यकता व क्षमता अनुसार मकान मिल जाता है। हमारे राज्य में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इस प्रकार के मकान बनाकर देता है। तो अपने यहाँ पर अगर आपसे पूछ लें कि अपने जो राज्य में जो सरकार द्वारा जो मकान बनाकर दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कहलाते हैं। जो अपने राजस्थान सरकार द्वारा अपने को मकान बनाकर दिए जाते हैं वो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी बनाकर अपने को देती है। ओके, आगे है सामूहिक घर या रेन बसेरा। ये क्या होते हैं, सरकार बेघर लोगों के लिए रेन बसेरों की व्यवस्था करती है।
जहां उन्हें ज़रूरी सुविधाएं जैसे पीने का साफ पानी, पहनने के कपड़े, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, सामान रखने के लिए अलमारी, शौचालय, प्राथमिक उपचार, मनोरंजन के साधन जैसे टेलीविज़न आदि निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। बेघर लोगों के लिए बनाए गए इन रेन बसेरों को पूरे वर्ष 24 घंटे खुला रखा जाता है। रेन बसेरे सार्वजनिक स्थानों जैसे बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि के पास बनाए जाते हैं। ये आपको नॉर्मल सी बताई गई कि रेन बसेरा क्या है, अस्थायी रहने की व्यवस्था है जो सरकार द्वारा अपने को दी जाती है, जहाँ पर सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। आगे देखिए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के मकान। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे मकान पाए जाते हैं? तो हमारे देश भारत में भौगोलिक विविधता पाई जाती है। जैसे कहीं बड़े बड़े पहाड़ हैं तो कहीं विशाल मैदान है, कहीं वर्षा अधिक होती है तो कहीं मरुस्थल है। अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के मौसम के अनुसार मकान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आओ देखो कुछ विशेष प्रकार के मकान। अब समुद्र तटीय क्षेत्रों के मकान कैसे होते हैं, सबसे पहले तो वो बताया गया है अपने समुद्र तट पर कैसे मकान पाए जाते हैं। तो देखिए, भारत का मानचित्र देखिए, इसके 3 ओर समुद्र है, अतः हमारे देश के कई शहर व गांव समुद्र तट पर बसे हैं। समुद्र के पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, समुद्र तूफान भी आते हैं। यहाँ कभी कभी बरसात अधिक होने से बाढ़ भी आ जाती है। नीचे ऐसे ही समुद्र तट के किसी गांव के घर का चित्र दिया गया है, ये दे रखा है ना, समुद्र तट के किनारे एक गांव है, उसमें तट के किनारे एक घर बना हुआ है, कैसा है ये देखिए ध्यान से। तो समुद्र तट के जो ऊपर पास जो बसा हुआ घर है वो कैसा है। यहाँ मकान की दीवारें मिट्टी की बनी होती तो क्या होता, पानी के कारण वो आते तो पिघल जाती मिट्टी, अपना घर है वो गिर जाता। इन मकानों को बनाने में लकड़ी का प्रयोग अधिक क्यों हुआ है? लकड़ी का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि लकड़ी क्या करती है, जो नमी है उसको, एक्स्ट्रा नमी को सोख लेती है। हमारे आसपास जंगल कम हो रहे हैं, अतः मकान बनाने में लकड़ी के स्थान पर क्या क्या सामग्री काम में ली जा सकती है। बच्चों को सोचने के लिए कि जंगल कम हो रहे हैं तो लकड़ी की उपलब्धता भी कम हो रही है, तो लकड़ी के ऑप्शन में और कौन कौन सी चीज़ें अपन यूज़ कर सकते हैं मकान बनाने के लिए, ये बच्चों को बताया गया है। अब है पहाड़ी क्षेत्रों के मकान कैसे होते हैं। ये देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में मकान कैसे हैं, ऐसे हैं जिनकी छत क्या है, ऊपर की तरफ खड़ी हुई है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मकान कैसे हैं, देखिए, हमारे देश के राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्य हैं। यहाँ बर्फ़ अधिक गिरती है, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ अधिक गिरती है। यहाँ के मकानों की छतें भी ढलान वाली होती है। देखिए, ढलान वाली छतें हैं ना सारे मकानों की। ये कौन सी जगह की मकान है? ये अपने पहाड़ी क्षेत्रों में मकान है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ अधिक गिरती है। तो अगर ढलान वाली छतें होंगी तो बर्फ़ इन पर टिक नहीं पाएगी और फिसलकर जल्दी नीचे गिर जाएगी। ओके, इसलिए वहाँ के मकान ऐसे बनाए जाते हैं। अब देखिए, बर्फ़ के मकान जिनको अपन इग्लू कहते हैं, बर्फ़ के मकान। हाँ देखिए दोस्तों, बर्फ़ के भी मकान होते हैं और उनको अपन क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। अब ये कैसे होते हैं, देखिए अपन देखेंगे। आपने देखा कि मकान बनाने में पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, लोहा आदि सामग्री का उपयोग किया जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ ये सामग्री आसपास कहीं भी नहीं मिलती हैं। वहाँ चारों ओर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, जो रहते हैं वे बर्फ़ के घर बनाकर आगे एक बर्फ़ से बने मकान का चित्र देखिए, इसे इग्लू कहते हैं। तो अपने को बर्फ़ से बने मकान का चित्र दिखाया गया है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। सफ़ेद कलर का जो मकान है ये पूरा बर्फ़ की से बना हुआ है, बर्फ़ की छत इसको पूरे को कवर किए हुए हैं। ये बर्फ़ का घर है, इसको अपन इग्लू कहते हैं। देखिए, भारत अलग अलग भौगोलिक विशेषताओं वाला देश है। विभिन्न भू क्षेत्रों में जलवायु, संसाधन एवं सांस्कृतिक जीवन में विभिन्नता है। कहीं गर्म कहीं ठंडे क्षेत्र तो कहीं मरुस्थल है। लेह लद्दाख का इलाका सूखा समतल व ठंडा मरुस्थल है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ व सूखा ठंडा मैदान है। अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों में आजीविका के साधनों में विविधता है, तो सांस्कृतिक परंपराओं, रीति रिवाज भी अलग अलग हैं। क्षेत्र विशेष के अनुसार वहाँ के सांस्कृतिक जीवन यापन के तरीकों एवं संसाधनों जैसे भोजन, जल, आवास आदि में गहरा संबंध है। ये यहाँ पर अपना चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? तो हमने सीखा कि मकान बनाने में अलग अलग सामग्री की आवश्यकता रहती है। मकान मौसम, आवश्यकता व क्षमता अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। रेन बसेरा बेघर लोगों का अस्थायी आवास है। कुछ ज़्यादा इसमें आउटकम नहीं है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो अपनी स्थल विशेष है ना, उसके हिसाब से जो अपने मकान हैं उनमें क्या चेंजेस आते हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों में जो मकान हैं उनकी छतें ढलान वाली होती हैं। क्यों होती हैं? कि वहाँ पर बर्फ़ ना टिक सके उनकी छतों पर और वो जल्दी पिघल कर नीचे गिर जाए। इसके अलावा जो अपने समुद्र तटीय क्षेत्र के मकान होते हैं वो लकड़ी से क्यों बनाए जाते हैं? अगर मिट्टी से बनते तो क्या होता? तो लकड़ी इसलिए बनाए जाते हैं कि लकड़ी जो है वो अतिरिक्त जो नमी होती है उसको सोख लेती है और उससे कोई उस पर गलत प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए यहाँ पर अगर मिट्टी के मकान बने होते तो क्या होता, पानी की जब लहरें आती तो उनमें वो पिघल जाता और मकान के गिरने का डर रहता। मान लीजिए यहाँ पर अगर सरिये, लोहे इनका अगर प्रयोग किया जाता, उससे क्या होता? तो अपने को पता है कि जो अपना समुद्र है वो खारा होता है, वो खारेपन में उसकी नमी जो होगी वो भी खारी होगी,
तो जिससे क्या होगा, जो अपना जो लोहे के जो औजार होंगे, जो सरिये वगैरह होंगे, उनसे क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, जल्दी ही वो जो लोहा है वो गल जाएगा, जंग लग जाएगी उसके ऊपर, तो इसमें भी अपना मकान है वो टिक नहीं पाएगा। इसीलिए जो अपने समुद्र किनारे हैं वो जो मकान है वो लकड़ी के अधिक बनाए जाते हैं, और जो अपना बर्फीला इलाका है वहाँ पर बर्फ़ के मकान, जिनको अपन इग्लू कहते हैं, वो बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ की अधिकता होती है, और बर्फ़ क्या होती है, अंदर से मकान को गर्म रखने का कार्य करती है। तो चलिए, ये अपन ने देख लिया विभिन्न प्रकार के मकान। तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इन मकानों का शेप ऐसे क्यों बनाया जाता है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार हर मकान का शेप बनाया जाता है। अब देखिए, जब आई आपदा, थोड़ा सा जनरल सा आपकी जानकारी के लिए नॉलेज वाला चैप्टर है, तो देख लीजिए इसमें क्या क्या है कि जब कोई आपदा आती है तब क्या क्या होता है। तो मैं समय हूँ, कोई समय है, उसको यहाँ पर अपना स्टोरी राइटर बनाया गया है कि मैं समय हूँ, मैंने गाँवों को बसते और उजड़ते देखा है, लोगों को खुशहाल व खिसकते देखा है, फलते फूलते परिवारों को खत्म होते देखा है। भूकंप, बाढ़, तूफान आदि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो महाविनाश लाती हैं। इनमें से कुछ समस्याएं तो इंसानों ने ही पैदा की हैं। कहीं पहाड़ों को तोड़ डाला है तो कहीं गहराई तक खोद डाला है, जंगलों को अपने लाभ के लिए काट डाला है, भूगर्भ से पानी और कई प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर लिया है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था। गांव, शहर, सभी जगह गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था। अचानक धरती हिलने लगी और इमारतें गिरने लगी। कुछ घरों में आंशिक नुकसान हुआ तो कुछ बच भी गए, लेकिन अधिकतर घर, दुकानें मलबे के ढेर में बदल गए। हजारों लोग मवेशी मलबे में दब गए थे। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था 2001 में जो भूकंप आया था, उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। कई मकान गिर गए थे, दरारें आ गई थी। आगे क्या क्या है, रेडियो, टीवी आदि समाचार माध्यमों से पूरे देश में इस भूकंप का पता चल गया। भूकंप के झटके कई किलोमीटर तक महसूस किए गए। जो लोग बच गए वो तुरंत दूसरे घायलों की मदद में लग गए एवं मलबे से लोगों को निकालने लगे। तुरंत स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के लोग भी पहुंच गए। कुछ ही देर में उच्चाधिकारी, आपदा राहत दल एवं सेना के जवान भी पहुंच गए। ये मलबे में दबे लोगों को ढूंढकर बचाने का प्रयास कर रहे थे। डॉक्टर एवं नर्सिंग कर्मी अस्थायी कैंपों में घायलों का इलाज कर रहे थे, तो गंभीर घायलों को एम्बुलेंस से नज़दीक बड़े अस्पताल पहुंचा रहे थे। भूकंप से बचे लोग घायलों के लिए भोजन एवं पानी ला रहे थे। स्वयंसेवी संगठन एवं प्रशासन की तरफ से भी भोजन के पैकेट एवं पानी उपलब्ध करवाया जा रहा था। चारों तरफ टेंट लगाकर राहत शिविर लगा दिए गए। धीरे धीरे दैनिक उपयोग की आवश्यकता वस्तुएं भी प्रशासन एवं स्वयंसेवी संगठनों के स्वयंसेवकों एवं समाज सेवियों द्वारा उपलब्ध करवाई जाने लगी। ये भूकंप से विनाश देख रहे हो ना आप, यहाँ पर पिक दिखाई गई है, पूरा घर कैसे नीचे गिर गया। ऐसी ही हालत थी उस टाइम पर पूरे गुजरात में। अधिकतर सब घर हैं वो सारे गिर गए थे, बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था उस भूकंप में। आगे देखिए, कई दिनों तक बाहर से लोग सहायता के लिए आते रहे। वे भूकंप पीड़ितों का खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, दवाइयाँ देते थे। कुछ लोगों के ये सामान मिलता तो कुछ को नहीं मिल पाता। खूब छीना झपटी होती। मैंने ऐसे ऐसे मंजर भी देखे हैं। शहर से आए लोगों में कुछ वैज्ञानिक, इंजीनियर और आर्किटेक्ट भी थे। उन्होंने बताया कि भूकंप आने पर तुरंत घर से बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। अगर घर से बाहर न निकल सको तो किसी मजबूत जगह जैसे मजबूत टेबल के नीचे कंपन रुकने तक बैठ जाना चाहिए। इन्होंने भूकंप रोधी मकान के कुछ डिज़ाइन बताए और लोगों से इस डिज़ाइन के अनुसार मकान बनाने के लिए कहा। जनरल सी बात है, भूकंप है वो क्या होता है, भूकंप के क्या क्या नुकसान है और भूकंप से क्या क्या बचाव करने चाहिए, आप लोगों को जनरल सी बात बताई गई है। सेकंड, आगे देखिए कि भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है, उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि किसी स्थान पर भूकंप से कितना नुकसान होगा यह भूकंप की तीव्रता से जाना जा सकता है। भूकंप जमीन के अंदर हलचल के कारण आता है। यह हलचल एक बिंदु से शुरू होकर पानी की तरंगों की तरह फैलती है। इस बिंदु को भूकंप का केंद्र कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापते हैं। देखिए, भूकंप की तीव्रता किस पर मापते हैं, रिक्टर स्केल पर मापते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है ये पैरा। और इसमें क्या होता है, भूकंप जो है वो एक बिंदु से शुरू होता है, एक केंद्र से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे वो तरंगों के द्वारा पूरी धरती में नीचे कंपन करता हुआ चलता है। और उस केंद्र को जो बीच में एक बिंदु से शुरू होता है उसको क्या कहते हैं अपन, उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। और ये किस पैमाने पर नापा जाता है, तो भूकंप की जो तीव्रता होती है वो रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। जब भूकंप की तीव्रता 5 रिक्टर से अधिक होती है तो मकान आदि गिर सकते हैं। पूछ लेंगे किस तीव्रता पर मकान आदि गिरने का संकट होता है, तो 5 रिक्टर से अधिक की अगर तीव्रता हो भूकंप में तो उसमें मकान आदि गिरने की संभावना रहती है। अदरवाइज 5 रिक्टर से जो कम तीव्रता का जो भूकंप आता है उसमें केवल कंपन महसूस होता है, मकान वगैरह कोई हानि नहीं होती है।
चीज़ें हिलती हुई नज़र आती हैं और मकानों में दरारें पड़ जाती हैं। जो कंपन होता है उसके कारण अपने को जो धरती पर जो चीज़ें हैं वो हिलती हुई नज़र आती हैं और इससे मकानों में क्या होता है, दरारें पड़ जाती हैं। भूकंपरोधी मकान 7 रिक्टर तक की तीव्रता को सहन कर सकते हैं। अगर अपन भूकंपरोधी मकान बनाते हैं तो 7 रिक्टर तक की तीव्रता को सहन कर सकते हैं। 7 रिक्टर तक की तीव्रता में उन मकानों में कोई दरारें या कोई गिरने का कोई खतरा नहीं होगा। अदरवाइज आपका जो है वो 5 से अधिक होते ही आपके मकान गिरने का खतरा बना रहता है। अब देखिए सेकंड है अपने बाढ़। बाढ़ क्या होता है, तो अपने पता है बरसात का मौसम था, सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी। शाम होते होते बारिश तेज हो गई, तूफानी हवाएं चलने लगी। यह रह रहकर बिजली चमक रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में ही बैठे थे। लाइट भी चली गई, चारों ओर अंधेरा हो गया, जगह जगह पानी पानी नजर आ रहा था। हालांकि मेरे कच्चे केलूपोश मकान में पानी नहीं टपकता, लेकिन उस दिन टप टप कर पानी गिरने लग गया था। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, सुबह अचानक लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। पास के गांव का बांध टूट गया। तेज बहाव के साथ आया पानी घरों में घुसने लगा। घर के बर्तन आदि सामान पानी में तैरने लगे। लोग बच्चों को लेकर ऊंचाई वाले स्थानों की ओर भागने लगे। एक एक कर सभी झोपड़े बाढ़ के पानी में समाते जा रहे थे। पानी में कहीं कहीं छप्पर, पेड़ों की टूटी शाखाएं, मरे हुए पशु पक्षी, जानवर आदि तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। हम सब लाचार खड़े यह सब देख रहे थे। पिताजी ने पास के कस्बे में अपने मित्र को फ़ोन किया, फिर तहसीलदार को फ़ोन कर गांव की स्थिति के बारे में बताया। कुछ ही देर में पड़ोसी कस्बे से बहुत सारे लोग रस्से व अन्य सामग्री लेकर आ गए। कुछ देर में गांव की धर्मशाला और सरकारी भवनों में लगाए राहत शिविरों में पहुंचाया गया। जगह कम होने से टेंट लगाकर अस्थायी आवास की व्यवस्था की गई। गांव में कई लोग पानी में बह गए थे, जिन्हें पुलिस के जवान तलाश रहे थे। एम्बुलेंस बाढ़ के कारण घायल पीड़ितों को लाने के लिए ले जाने का काम कर रही थी। स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशासन द्वारा खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयां आदि उपलब्ध कराई जा रही थी। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी उतर गया। ये सारा नज़ारा देख रहा था। मैंने देखा कि सब लोग वापस अपने गांव पहुंचे। वहां की हालत बहुत खराब हो गई थी। कच्चे झोपड़ों का कहीं नामो निशान नहीं था। कुछ कच्चे मकानों की टूटी फूटी दीवारें ही बची थी। कई पक्के मकानों को भी नुकसान पहुंचा था। दीवारों में सीलन आ गई, जगह जगह काई जमी हुई थी। चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ था। गांव में सभी जगह बदबू फैली थी। प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों के स्वयंसेवकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। सभी ग्रामवासियों ने अपना भरपूर सहयोग दिया। कुएं, बावड़ी आदि जल स्रोतों की सफाई कर इनमें दवाई डाली गई। भवनों की मरम्मत का काम करवाया गया। देखिए बाढ़ से क्या क्या हानि होती है, क्या क्या नुकसान होता है, कैसे आती है बाढ़, उसमें क्या क्या जनजीवन में अस्त व्यस्तता फैलती है, उसके बारे में यहाँ पर पूरा बताया गया है। हालांकि अपन यहाँ राजस्थान में रहते हैं, अपने यहाँ बाढ़ वगैरह नहीं आती, अपने को इस प्रकोप से नहीं जूझना पड़ता है। पर 2006 के अंदर बाड़मेर के अंदर बाढ़ आई थी, और बाढ़ क्या आई थी, बहुत ही बुरी बाढ़ आई थी। घुटनों तक हर मकान में पानी भर गया था, हर एक चीज़ खराब हो गई थी। क्योंकि अपन यहाँ पर रहते हैं, रेगिस्तानी इलाका है, तो यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर बाढ़ आ सकती है। लेकिन वहाँ पर आई, क्यों आई? क्योंकि वहाँ का जो ज़मीन है, जो रेगिस्तान के धोरे हैं, उनके नीचे जिप्सम पत्थर पाया जाता है, जिस कारण जो पानी का रिसाव है वो नीचे ज़मीन के अंदर नहीं जा सका, और जो पानी है वो ज़मीन के ऊपर ही तैरता रहा। काफ़ी दिनों बाद वहाँ का पानी है वो सूख पाया था, क्योंकि पत्थर के कारण ज़मीन में पानी गया नहीं, तो वो ऊपर ही ऊपर रहता रहा। और अचानक से वो बारिश हुई इतनी ज़्यादा कि वो बाढ़ का रूप ले लिया उसने। तो अपने राजस्थान में 2006 में बाड़मेर में ही बाढ़ आई थी। अदरवाइज अपने यहाँ बाढ़ की स्थिति नहीं बनती है, कमी होती है। आगे देखिए अपने को बाढ़ के क्या क्या नुकसान है, इसमें तो ये बताया गया है। बाढ़ के दौरान राहत कार्य कैसे करते हैं, ये सब बस अपने को बताया है। 2 प्राकृतिक आपदाएं अपने को इस लेवल पर बताई हैं, एक तो भूकंप और एक बाढ़। भूकंप तो अपने राजस्थान में भी कई बार हल्के हल्के झटके अपन ने महसूस किए हैं, कई बार आ चुका है। लेकिन बाढ़ की संभावना यहाँ कम ही बनती है, क्योंकि इतनी मिट्टी है, सूखी पड़ी है, रेगिस्तान है चारों तरफ, तो जितना भी पानी बरसेगा वो मिट्टी अपने अंदर समा ही लेगी। तो यहाँ पर बाढ़ आना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए आपको ये 2 आपदाएं बताई गई हैं, भूकंप और बाढ़। इन पर आपको अच्छे से डिटेल से रखना है कि इनको कैसे मापा जाता है, इनमें क्या हानि होती है, इनके कैसे उपाय किए जाएं। तो ये सब आपको जनरल सी बातें हैं, आपको नॉलेज में रखनी है। तो हमने क्या सीखा है कि भूकंप आने पर घर से बाहर खुले में आना चाहिए। प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। ये अपना यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आपको बस नज़र में से निकालना चाहिए, क्योंकि आपके 5th लेवल पर आपको क्या पढ़ाया जा रहा है आपको नज़र में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अपने 2 चैप्टर और कंप्लीट होते हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे खेती से खुशहाली। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और अपने 1st लेवल और 2nd लेवल दोनों में ही खेती से रिलेटेड टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं पढ़ाऊंगी जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी उसके अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स,
आज का वीडियो तो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।